चलो, तो यूपीएड की एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है। आशा करता हूँ आज सभी ने बहुत ही बेहतरीन पेपर को सॉल्व किया होगा, आपकी मेहनत ने रंग लाया होगा। पर यहाँ पर एक बुरी खबर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। बुरी खबर ये है कि जिस तरह से हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा गया था, आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही डायरेक्टली दिखा देता हूँ, ठीक है? दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि अगर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर, है ना, आवेदन पत्रों की संख्या अगर अत्यधिक होती है, तो आयोग क्या करेगा, एक सुविधाजनक एग्जामिनेशन लेने के लिए जो है वो एक अलग-अलग पालियों के अंदर, मतलब कि एक से अधिक पालियों के अंदर जो एग्जामिनेशन ले सकता है और हुई है। और ऐसा अगर होता है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो लागू करेगा। इसका मतलब होता है कि हमारी एग्जामिनेशन जो 2, 3 और 4 तारीख को अलग-अलग 2 पालियों के अंदर ली गई एग्जामिनेशन है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर खतरा उन लोगों के है, किनको खतरा है, जो भाई आपके 80 और 90 के बीच में है और जो आपका 90 और 100 के बीच में झूल रहे हैं। क्या यहाँ पर देखने वाले जितने भी लोग हैं, क्या आपका भी स्कोर इसके बीच में ही आ रहा है? अगर आपका स्कोर इसके बीच में आ रहा है तो भाई आप खतरे की उस कगार पर हो कि आपकी नया पार भी हो सकती है, नया डूब भी सकती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। पर उसके पहले क्यों इन मार्क्स को ही सर आप खतरे की घंटी बता रहे हो, पहले इसके बारे में जान लीजिएगा। आप सभी को पता ही होगा कि अगर हमें यूपीएड की एग्जामिनेशन पास करना है और अगर आप सामान्य वर्ग माने कि जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर लगभग आपको जो है 150 मार्क्स का जो पेपर हमारा होता है वहां पे 60% आपको लेने पड़ते हैं, माने कि 90 अंक, है ना, कम से कम 90 मार्क्स जो आपको लेने पड़ते हैं, तभी जाकर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आप पास माने जाओगे। वही अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके बाद ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित या भूतपूर्व सैनिक व दिव्यांग अगर श्रेणी में आते हो तो उनके लिए न्यूनतम अर्हत जो अंक होते हैं ये होते हैं आपके 55%, माने कि आपको जो है 82 मार्क होने चाहिए। माने कि आपका आंकड़ा जुड़ रहा है भाई, आपका 82 और 90, मैं जनरली अभी पकड़ रहा हूं भाई, 90 मार्क्स कम से कम आपको पास करने के लिए लगेंगे, मतलब लगेंगे। अब यहां पर होने वाला नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझिएगा, ठीक है? अब ये कैसे लागू किया जाता है ये भी आपको बताता हूं, पर उसके पहले अभी जो हमारा पेपर हुआ है इसका थोड़ा सा एनालिसिस आपको करवा देता हूं कि बच्चों को जिस तरह से कमेंट आए, जिस तरह से हमने पेपर को देखा और जो हजारों कमेंट हमारे पास आए, उन सभी का एनालिसिस करके मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में हमारे यूपीएड के एग्जामिनेशन के जो अलग अलग पालियों के अंदर एग्जामिनेशन ली गई, इसमें कौन से शिफ्ट के अंदर जो पेपर सबसे इजी और हार्ड मिला, ठीक है? सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमारी जो एग्जामिनेशन हुई थी वो 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को हुई। आज 4 तारीख है, यहाँ पे एग्जामिनेशन हमारी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर आप बात देख सकते हो कि प्रथम पाली, अगर मैं उच्च प्राथमिक मान के 6 to 8 की बात करूंगा, फिर आपका द्वितीय पाली इसमें भी 6 to 8 की बात करूंगा और यहाँ पे 6 to 8 की बात करता हूं। तो अगर मैं इन 3 शिफ्ट की भी अगर मैं बात करता हूं तो ये देखा गया है कि इस पहले शिफ्ट के अंदर जो भी आपका पेपर आया था, थोड़ा सा तीनों को कंपैरिजन में थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड लेवल का। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं इन दोनों के तुलना में, माने कि जो आपका 2 तारीख को मॉर्निंग का शिफ्ट, 2 तारीख को दोपहर का शिफ्ट और 3 तारीख का जो मॉर्निंग का शिफ्ट हुआ था, इन तीनों शिफ्ट को अगर मैं कंपेयर करता हूं, यहां पर हमने ये नोटिस किया है कि 6 to 8 का जो पहली पाली के अंदर है ना, पहले दिन में पहले मॉर्निंग का जो शिफ्ट होता है वहां पे पेपर थोड़ा सा सबकी तुलना में थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड लेवल का था। मीडियम लेवल का पकड़ लीजिएगा, हार्ड नहीं बोलूंगा। और जनरली अगर आप 6 to 8 का पेपर सबसे आखिरी वाले पाली में दिए हो, मान कि 3 तारीख को मॉर्निंग में अगर आपका पेपर हुआ है तो ये पेपर सबसे ज्यादा इजी था। इतना ज्यादा इजी था कि कुछ बच्चों के सर हमारे पास कमेंट भी ऐसे आए कि वहां पर हमने मैथ साइंस का पेपर जो है केवल मात्र जो है 25 मिनट में सॉल्व कर लिया। 20 से 25 मिनट के अंदर मैथ्स पेपर को सॉल्व करना, वो भी 6 to 8 के लिए वेरी वेरी डिफिकल्ट होता है बेटा, ये बात आप भी समझ सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके एग्जामिनेशन इस पाली के अंदर आए हैं और आपके मार्क्स अगर मान लीजिएगा 80 से लेकर जो है 80 तो नहीं पकड़ूंगा, 80 तो नहीं पकड़ूंगा, अगर आपके पास जो है 90 के ऊपर है, मैं कि 90 से लेकर 100 के बीच में अगर है तो भाई आप खतरे में हो, आप खतरे में हो। अब क्यों हो, सभी को समझाता हूं कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है, सब लोग यहां पर ध्यान दें। देखो
हमारी 3 पालियों का एग्जामिनेशन करके आपको बताता हूं, ठीक है। पाली नंबर 1, पाली नंबर 1, पाली नंबर 2 और पाली नंबर 3, पाली नंबर 3, ठीक है। अब ये पाली नंबर 1 जो है, इसके अंदर मैंने क्या बोला, यहाँ पे मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। पाली नंबर 2 के अंदर भी यहाँ पे इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, इजी टू मीडियम बोल सकता हूँ इसे, ठीक, इजी टू मीडियम बोलूंगा। और पाली 3 के अंदर जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, यहाँ पर बहुत ही इजी टाइप का पेपर जो हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि पहले पाली के अंदर जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्जामिनेशन दिया, उनका स्कोर थोड़ा सा कम आएगा। मान लीजिएगा इनका स्कोर जो है लगभग जो है आपका 90-95 के आसपास एज एन एवरेज स्कोर यहाँ पे आ रहा है। इनका भी मान लीजिएगा आपका 90 और 95 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है। और यहाँ पे भी आपका अगर 90 या 100 के बीच में भी अगर स्कोर आ रहा है, भाई यहाँ पे दिक्कतें पैदा कर सकती है। कैसे मैं आपको बता दूं, देखो अक्सर ये देखा गया कि जब कभी भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, जब कभी भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपके सबसे इजी पेपर पूछा जाता है, वहां पर मार्क्स जो है आपके कम हो जाते हैं। यहां पर मार्क्स जो रहेंगे आपके कम हो जाते हैं बेटा, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। मार्क्स जो है आपके कम हो जाते हैं जहां पे सबसे इजी पाली में होते हैं। पर जनरली मीडियम टू हार्ड लेवल की पाली होती है, तीनों को कंपेयर अगर करें तो आबे से यहां पे मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे, यहाँ पे मार्क्स जो है आपके बढ़ जाते हैं। पर जो बीच वाले क्वेश्चंस की लेवल होती है जनरली, यहाँ पे मार्क्स के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे प्लस माइनस जो है 2 मार्क्स पकड़ लीजिएगा, प्लस माइनस 2 मार्क पकड़ लीजिएगा। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो बेटा एक बार जरूर कमेंट बोल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि आपकी एग्जामिनेशन कौन से पाली में आई है। और साथ में ये भी लगा दीजिएगा कि आपने कौन से पाली का एग्जामिनेशन दिया गया, मैं कि 2 तारीख का आपका एग्जामिनेशन दिया है या आपका 3 तारीख का पहले शिफ्ट का अगर आपका एग्जामिनेशन दिया है, तो इससे हमें अंदाजा मिल जाएगा कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो किसके कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बता दोगे कि आपकी पाली कौन सी थी, 2 तारीख की, 3 तारीख की, और आपको ग्रॉस स्कोर कितना आ रहा है। सब आंसर की तो हमने बता दिए, वो आंसर की चेक करने के बाद आपका स्कोर कितना है तो हम एग्जैक्टली आपको कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो कितना स्कोर बढ़ सकता है या घट सकता है, ताकि आप आगे जाकर जो है पूरे दिमाग से पूरे कंसंट्रेशन सुपर ट्रिक की तैयारी कर पाओ। पर अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी लगा दीजिएगा। अगर आपको 80 और 100 के बीच में मार्क्स है तो आपको कमेंट जरूर करना है। डन है, क्लियर हो गया सभी को बातें। अगर ये आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और इसी तरह से हमेशा हर बात के अंदर जो है अगर आगे रहना है और हर एक चीज को अच्छे से समझना है, एग्जामिनेशन पास करना है, तो टीम ऋषा को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे और कमेंट अपने मार्क्स जरूर कर लीजिएगा। डन है, वहां पर मैं आपको रिप्लाई के फॉर्म में बताऊंगा कि आपकी एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो आपके मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं। डन है, जानना चाहते हो तो कमेंट करो। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।